हेलो फ्रेंड्स, हमने देखा पार्ट वन में हम चैप्टर हमारा 4 चल रहा था। और 4th चैप्टर में हमने कहा क्या कहती हैं हमारी किताबें और कब्रें। हमने किताबों के बारे में देखा, जो हमारी किताबें हैं, यानी कि इन किताबों से इतिहासकार या पुरातत्वविद किस प्रकार इतिहास के बारे में पता करते हैं, वो आपने देखा इस पोर्शन में, जो पार्ट वन में आपको दिखाया गया है। यानी कि वो किताबें थी वेद, और वेद में भी ऋग्वेद, और ऋग्वेद में इसका काल, इसका टाइम पीरियड, इसमें सूक्त क्या होते हैं, ये सब चीजें, विश्वामित्र का और नदियों का एक वार्तालाप, ठीक, ये सब चीजें आपको बताया गया। उन सब चीजों से, उन कहानियों से, वो कैसे, उन प्रार्थनाओं से इतिहासकार कैसे इतिहास के बारे में, उस समय के इतिहास के बारे में, उस समय की संस्कृति के बारे में पता करते हैं, वो आपने देखा था। अब इसमें ही एक पोर्शन है कि कब्रें क्या कहती हैं, किताबें और कब्रें। किताबें क्या कहती हैं वो आपने देखा पार्ट 1 में, और कब्रें क्या कहती हैं ये आप देखोगे पार्ट 2 में। कब्रें का मतलब होता है कि शवाधान। शवाधान का मतलब कि आदमी को मर जाने के बाद उसके शव को दफना दिया जाता था। तो भारत के जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप है, उसके उत्तर पश्चिम में, यानी कि आपने देखा व्यास और सतलज का जहां जिक्र था, विश्वामित्र प्रार्थना करते हैं व्यास और सतलज नदियों से, तो वे कहां पाई जाती है, उत्तर पश्चिम भारत में। तो उत्तर पश्चिम भारत में जहां वेदों की रचना हो रही थी, कब, 3500 वर्ष पूर्व वैदिक संस्कृति चल रही थी, उसी दौरान लगभग 3000 वर्ष पूर्व भारत के अन्य उपमहाद्वीप के अन्य कोनों में भी अलग अलग संस्कृतियां विकसित हो रही थी, जिसको महापाषाण संस्कृति कहते हैं। और ये महापाषाण संस्कृति आपको देखने को मिलेगी कश्मीर में, दक्कन में, दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में। तो अगर हम ऐसे देखें एक बार ये मैप के द्वारा अगर देखें, तो ये जो मान लिया, सपोज करो ये है, ये आपका कश्मीर वाला एरिया है और ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है। तो कश्मीर में आप देखने को मिलते हैं, यहां पर आपको वैदिक संस्कृति देखने को मिलती है, वैदिक संस्कृति, और यहां पर आपको देखने को मिलता है महापाषाण। ये दक्कन और दक्षिण है, यहां पर आपको महापाषाण और यहां पर आपको महापाषाण देखने को मिलता है। ब्रह्मगिरी एक साइट है, यहां पर आप देखोगे ब्रह्मगिरी को के बारे में पता चलेगा इसमें। और आप इनाम गांव के बारे में देखोगे, इनाम गांव आपने साइट्स में पहले पढ़ा होगा इनाम गांव के बारे में। तो इनाम गांव के बारे में आप यहां पर भी पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि महापाषाण कालिक साइट्स जो हैं वो इनाम गांव भी है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम देखते हैं कि जो महापाषाण संस्कृति है, महापाषाण का मतलब हुआ महापाषाण, महापाषाण हुआ महापाषाण। इसमें क्या है कि महा का मतलब हुआ बड़ा और पाषाण का मतलब हुआ पत्थर, यानी कि महान पत्थर, बड़े पत्थर। ये शवाधान का एक तरीका था, शव को दफनाने के बाद उसके ऊपर पत्थर रख दिए जाते थे आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको मार्क करने के लिए। और उसको मार्क, देखिए जैसे आप कभी बचपन में आपने कोई चीज जमीन के अंदर छिपाई होगी, तो आप उसको अगर छिपाकर उस पर कोई मार्क नहीं करते तो आप भूल जाएंगे कहां दबाया था, फिर ढूंढते रहिएगा वहां पर, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप उस पर कोई मार्क करके जाते हैं, कोई पत्थर रखते हैं, तो उससे आप देख लेंगे कि हाँ यहां पर वो चीज है, अगर आप जब निकालना चाहे। तो ऐसी कंडीशन में वे लोग भी क्या करते थे, दफनाने के बाद उसके ऊपर पत्थर से आइडेंटिफाई कर देते, मार्क कर देते थे कि हाँ यहां पर वो शव है। तो इसमें क्या कहा है कि जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। और वो विकास क्या हो रहा था, वही हम पढ़ेंगे इस महापाषाण में। इसमें एक हेडिंग है खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। खामोश प्रहरी का मतलब इसमें आप समझ सकते हैं कि आप ये चित्र देखिए, इस चित्र में मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं चित्र को। तो इस चित्र में आप जब देखेंगे कि ये, इस चित्र में आप देखिए, इस चित्र में आप देखेंगे कि यहां पर ये एक शवाधान है, ये एक शवाधान है, ठीक, ताबूत है।
यहाँ पर कोई शव है और इसके इस तरह से ये यहाँ पर नॉर्थ की तरफ इसका सर है और साउथ की तरफ इसके पैर है, ठीक। और ये है एक पिटहोल, इस पिटहोल और इस पूरे इसको बोलते हैं शवाधान। और ये क्या करते हैं, ये गोल गोल पत्थर लगाए हुए हैं, ये इसकी पहरा देते हैं, एक तरह से पहरा देते हैं। तो ये एक तरह से पहरीदार के तरह काम करते हैं। तो ये साइलेंट प्रहरी है इसके, किसके, इस कब्र के। तो ये कब्र, इतिहासकार क्या करते हैं, पुरातत्वविद कब्रों के साथ जो चीजें हैं या कंकाल है, देखिए अगर किसी को दफन करते हैं तो हम उसके पूरा शरीर एक तरह से नष्ट हो जाता है, बचते हैं अगर थोड़ा बहुत तो कंकाल बचता है। तो कंकाल को देखकर वो लोग क्या इतिहास के बारे में जानते हैं कि वो लोग कैसे, उनके बिलीव थे, नॉर्थ की तरफ उन्होंने सिर किया, पैर की तरफ, पैर किया साउथ की तरफ। तो इसका मतलब उनका बिलीव था इस दिशा में कुछ। वो एक पिटहोल बनाते हैं कि कैसे वे कब्रों से लिंक करते हैं कमरों का। वे पूरे परिवार के परिवार भी एक ही उसमें होते थे, आंगन में कब्रें होती थी। कब्रों के साथ ये कुछ सामान भी सामान भी उसके साथ रखते थे, क्योंकि ये बिलीव करते थे कि इस लोक के अलावा भी दूसरा लोक है, यानी कि इस मृत्यु के बाद भी जीवन है, और जहां पर इन चीजों का वो यूज करेंगे। तो इन सब चीजों में आप ये देखते होंगे कि किसके साथ क्या चीजें मिली हैं, उससे सामाजिक समानता या समानताओं का आपको पता चलता है कि गरीब लोग पत्थर के आभूषण पहनते होंगे और अमीर लोग सोने के आभूषण पहनते होंगे। गरीब लोग के जो सामान होंगे वो सस्ते होंगे, चीप होंगे, और अमीर लोगों के विशेष सामान होंगे। तो इस तरह से समानताएं सब देखने को मिलती है। तो आप अब देखेंगे कि यहां पर जो आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है, देखिए इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, हाँ, तो ये है, आपने देखा यहां पर ये रहा, खामोश प्रहरी की तरह। क्या कहते हैं ये लोग, इन्होंने कहा कि अगले पृष्ठ के चित्रों में देखो कि ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। अभी जैसे आपको बताया था कि महापाषाण मतलब महान पत्थर। फिर इन्होंने कहा कि ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। और क्या हुआ कि महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। मैं कहता हूं ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में ऐसी प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं कि महापाषाण कब्रें कब शुरू हुई थी, ये 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी, 3000 वर्ष पूर्व। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, ये स्टेटमेंट में एज इट इज भी आ जाता है। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये उत्तर पश्चिम भारत में तो जहां वैदिक संस्कृति पनप रही थी, वहीं पर उत्तर पूर्वी भारत, दक्कन, दक्षिण भारत और कश्मीर में महापाषाण काल संस्कृति उभर रही थी। अब यहां पर आप देखने को मिलता है कि कुछ महत्वपूर्ण जैसे ये दिखाया गया है, ये चित्र कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। आपने देखा ये गोलाकार सजाए हुए पत्थर थे, और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। यानी कि गोलाकार पत्थर और सीधे खड़े पत्थर दर्शाते हैं कि यहां पर आइडेंटिफाई करते हैं कि यहां पर फला कब्र है। तो आगे देखो, ये इसके बारे में लिखा गया है, इस चित्र के बारे में, कि इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान, क्या कहते हैं, ताबूत शवाधान यानी कि शिष्ट कहा जाता है। किस प्रकार के, जैसे चित्र में दिखाया गया है, गोल पत्थरों वाला से घिरा हुआ। यहां दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। तो आपने यहां देखा होगा इस चित्र में, ये एक पोर्ट होल है,
ये रास्ता था जो पत्थरों से बने हुए कमरे थे उसमें जाने का। तो आपने इसमें शिष्ट कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इस पूरे समाधान को शिष्ट समाधान। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं, देखो भाई कुछ समानताएं हैं। अब समानताएं क्या क्या हैं वो आपको यहां देखने से स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए पुरातत्वविद और इतिहासकार देखकर साइट्स को ये पता लगा सकते हैं, अगर उन्हें कोई चीजें अवशेष मिलते हैं तो वो उनका अध्ययन करके ये पता लगा सकते हैं कि वहां पर लोग किस प्रकार से रहते होंगे, क्या उनकी संस्कृति होगी। ठीक, ये एक रिसर्च होती है, ऐसे ही नहीं बोला जाता, रिसर्च की जाती है, उसके बाद उस चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। सामान्यतः मृतकों को खास तरह के बर्तन, खास तरह के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। देखो भाई इनके साथ मिट्टी के बर्तन भी दफनाए जाते थे, यानी कि ये लोग आज भी विश्वास करते थे कि जैसे आपने पहली संस्कृतियों में देखा नवपाषाण में, पाषाण में, कि वहां पर भी लोग कुछ ना कुछ शवों के साथ दफनाते थे। उनका मानना था कि इस लोग के इस मृत्यु के बाद भी जीवन है और वहां पर इनके काम आएगा। और यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर जो है संस्कृति, ये मिट्टी के नाम पर, मिट्टी के बर्तनों के नाम पर भी संस्कृति बनाई जाती थी। जैसे मिट्टी के बर्तन पाए जाते थे उसे वही संस्कृति बोलते थे। तो यहां पर क्या है, काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, पत्थर और सोने के गहने। देखो भाई सबसे इसमें जो आपको नई चीजें देखने को मिली वो है लोहे के औजार और हथियार। लोहा, क्या इससे पहले आपने जो संस्कृति देखी, इससे आपने 1, 2, 3 चैप्टर पढ़ा, कहीं आपको लोहा दिखाई दिया? नहीं लोहा दिखाई दिया, आपको यहां पर लोहा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब महापाषाण कालिक लोग लोहे के विषय में जानते थे। तो ये एक लेटेस्ट इन्वेंशन है ह्यूमन, जो ह्यूमन कल्चर है उसमें, यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले लोहे का इस्तेमाल लोगों ने भारत में शुरू कर दिया था। आगे इसमें देखते हैं कि क्या हड़प्पा शहरों में लोहे का प्रयोग होता था। एक इसमें क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा शहरों में लोहे का, आपने हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी लोहे का कोई उदाहरण नहीं देखा है। तो आप देखते हैं कि वहां पर लोहे नहीं था। लोहे की शुरुआत होती है आज से 3000 साल पहले। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ सामान दिए है, जैसे ये घोड़े के सामान है, ये वाला, ये क्या है, घोड़े का सामान है। ये लोग घोड़े के विषय में जानते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के विषय में थोड़ा सा कम साक्ष्य मिलते हैं। वैदिक लोग घोड़ों का प्रयोग करते थे रथों को खींचने में, युद्ध में। आप महापाषाण मेगालिथ कल्चर में भी देखते हैं कि घोड़ों के सामान हैं, पाए जाते हैं। ये आपको एक्सिस मिले हैं, आयरन से बने एक्सिस है। और ये एक कटार भी आपको देखने को मिलती है, ये एक कटार। तो ये चीजें आप जब देखते हैं साइट से, तो पुरातत्वविद इनसे देखकर अंदाजा लगाते हैं कि वे लोग किस प्रकार उस समय सरवाइव करते थे। तो आप लोगों की सामाजिक असमानता देखिए, अब हम पढ़ेंगे लोगों का सामाजिक जीवन। अब देखिए लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, इसके बारे में आप देखते हैं। तो ये लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में, उस समय भी लोगों में असमानताएं थी भाई। जिसके पास संसाधन अधिक हुए, जिनके पास चीजें अधिक है, वो अमीर लोग हैं, और जिनके पास बेसिक चीजें भी नहीं हैं या वो थोड़े सस्ते चीजें यूज करते हैं, तो वो गरीब लोग हैं। यानी कि समाज में असमानता थी। आप उस देखेंगे कि इनाम गांव में जो कब्र मिली है, स्पेशल कब्र मिली है, जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि वे लोग स्पेशल भी होते थे और कुछ लोग उनके फॉलोवर्स भी होते थे। तो स्पेशल लोगों की कब्रें स्पेशल होती थी और जो साधारण लोग होते थे उनकी कब्रें साधारण होती थी। तो आप देखें क्या है, पुरातत्वविद यह मानता है कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए
व्यक्ति की ही रही होगी। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि कंकाल अगर आदमी आज से हजारों साल पहले दफनाया गया है तो उसके कंकाल मिल सकते हैं और उन कंकालों का अध्ययन किया जाता है। अब कंकालों का अध्ययन कैसे किया जाता है आपको मैं बताऊं कि कंकाल अगर छोटे बच्चे का है तो आप ये नहीं पता कर सकते कि ये लड़की है या लड़का है। अगर कंकाल, फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि भाई आभूषण से पता कर सकते हैं कि जहां आभूषण पाए गए वहां महिला है और जहां आभूषण नहीं पाए गए वो पुरुष है। लेकिन उस समय पुरुष भी आभूषण पहनते थे, पुरुष भी आभूषण पहन सकते थे, तो उस वजह से भी फिर बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो बड़े वयस्क कंकाल हैं, वयस्क कंकाल में आप जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके आधार पर बता सकते हैं क्या कि ये मेल का है या फीमेल का कंकाल है। फीमेल का कंकाल का जो लोअर पोर्शन है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, यानी कि चौड़ा होता है और मेल की अपेक्षा। तो इस आधार पर हम पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल और कौन सा फीमेल है। तो आगे क्या लिखते हैं, कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। और ब्रह्मगिरी की देखो, ब्रह्मगिरी आपने जो आरंभिक नगर में साउथ इंडिया का आपने जो पोर्शन देखा है उसमें एक ब्रह्मगिरी है, और ब्रह्मगिरी ये वाला पोर्शन यहां पर ये ब्रह्मगिरी है। इस ब्रह्मगिरी को आप देखोगे तो आप क्या बताया गया है, यहां एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। यानी कि ये अमीर आदमी होगा जिसकी कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ सरदार थे और कुछ उसके अनुयायी थे। तो आपने देखा कि सामाजिक असमानताएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्या है, क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी। अब देखिए सामूहिक कब्रों का उदाहरण भी आपको देखने को मिलेगा। वहां पर कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, यह दर्शाता है कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेटमेंट यूपीएससी में क्वेश्चन के रूप में आ सकता है या स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, खासतौर से यूपीपीसीएस में। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। देखो पोर्ट होल आपने देखा था, अगर ये कब्र थी, इस टाइप से कब्र थी, तो यहां पर एक पोर्ट होल होता था, पोर्ट होल था ना एक। यहां पे अगर मान लिया ये यहां पर एक कब्र है और यहां पर एक पोर्ट होल होता था जो लिंक करता था, ठीक। पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। तो उसके चारों तरफ जो गोलाकार पत्थर थे वो क्या काम करते थे, वो चिन्हों का काम करते थे। चिन्ह मतलब मार्क करते थे उसको, ठीक, वे मार्क करते थे। जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। मान लिया सपोज करो किसी के वहां पर हस्बैंड को दफना दिया गया है और ये समझे कि वहां पर ही वाइफ को दफनाना है, तो पता कैसे करेंगे। तो जब हस्बैंड को दफनाया तो उन्होंने उसके चारों ओर गोलाकार पत्थर स्थापित कर दिए और फिर जो पिट होल था, जो होल था, उसके थ्रू वहीं पर वाइफ जब मरी उन्होंने कहा भाई हमें भी, हमारी भी इच्छा यही है अंतिम कि हमारे पति के साथ ही हमें दफना दिया जाए जहां पर हमारे पति थे। तो वो क्या करते हैं, वहीं पर उन्होंने पिटहोल के द्वारा पत्नी का शव भी साथ साथ में दफना दिया। तो पहचान कैसे हुई, उन गोल पत्थरों से कि हाँ भाई यहां पर उसकी कब्र थी और ये सेंटर पॉइंट में उसका जो है दफन किया हुआ है। तो अब एक जो पूछा गया है कि इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, एक इसमें उदाहरण दिया गया है कि इनाम गांव है। इनाम गांव आपने देखा होगा, इनाम गांव की जो साइट्स है वो मध्य भारत में पड़ती है। इनाम गांव में आपने देखा क्या कि यह भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के किनारे, भाई ये इंपॉर्टेंट है। इनाम गांव कहां पर है, भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। इनाम गांव की साइट्स आपने पहले भी देखी है और जो अध्याय 2 में और 3 में आपने देखा, आरंभिक नगरों में आपने देखा कि इनाम गांव जो है, इनाम गांव के बारे में बताया गया कि सबसे पहला जो पशुपालन है या यहाँ पर जो खेती है या कल्चर है वो उसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है।
तो इनाम गांव का जो लोग रहते हैं वो 3600 से 2700 साल पहले रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। यहाँ गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। इनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। देखिए भाई, एक नई बात समझ में आई कि घर का जो आंगन होता था उसमें भी कब्रें मिली हैं। घरों में भी लोग अपने परिवार की कब्रों को बनाते थे, यानी कि दफनाते थे वहीं पर। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। वे लोग ये मानते थे कि हाँ, इसकी मृत्यु के बाद जब दूसरा जीवन होगा या दूसरे लोक में ये जिएंगे तो इनके ये चीजें काम आएंगी। एक आदमी को 5 कमरे के मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया है। याद रखना, ये है मिट्टी का, 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया है। ठीक, कहां पर? आंगन में। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। ये पक्का इनका सरदार ही होगा। एक तो सरदार के जो घर होता था वो सब पूरे गांव के बीच में होता था, सेंटर में, और सबसे बड़ा घर होता था। इसी प्रकार यहां पर यह देखा गया है, यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी है, अनाज का गोदाम भी पाया गया था, और शव के पैर इसमें मुड़े हुए थे। देखिए, आपने देखा दूसरे शव के पैर सीधे थे। इनाम गांव में आपने देखा कि क्या था, नॉर्थ की तरफ सर था और पैर सीधे थे, सीधे सीधे लेटा दिया गड्ढे में। यहां पर पैर मुड़े हुए मिलते हैं। हाँ, यह लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि यह कि सरदार का शव था जिसके जवाब का? भाई, सरदार का शव होगा, मुख्य आदमी होगा। वो क्यों मुख्य आदमी होगा? क्योंकि एक तो वो बहुत बड़े घर है उसका, फिर गांव के बीच में है। ठीक, अब आगे इन्होंने कहा, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? कंकालों के अध्ययन वही बताते हैं जो मैंने आपको बताया था कि जो कंकाल हैं वो नष्ट नहीं होते, बल्कि और सब चीजें नष्ट हो जाती हैं। जो स्केलेटन सिस्टम है पूरा शरीर का वो बचा रहता है, बाकी पूरा शरीर नष्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कहा गया कि बच्चे के आधार पर, बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है छोटे आकार के आधार पर, लेकिन यह पहचाना नहीं जा सकता कि वो लड़की था या लड़का था। दूसरा, कंकाल किसी स्त्री का है या पुरुष का, इस बात को सामान के आधार पर हम अंदाजा कैसे लगाएं? जैसे उदाहरण के लिए कंकाल के साथ में गहने मिलते हैं तो बता देंगे कि भाई ये स्त्री का है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब ये पता चलता है कि उस समय तो पुरुष भी आभूषण पहनते थे। तब उस कंडीशन में कैसे पता करें? ऐसी कंडीशन को लिए कंकाल का पहचान करने का तरीका है उनकी हड्डियों की जांच। क्योंकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों की अपेक्षा चौड़ा होता है। ठीक है, उन महिलाओं का जो कूल्हा होता है वो चौड़ा होता है पुरुषों की अपेक्षा। तो उनको अस्थियों को देखने से पता चल जाएगा कि ये महिला का अस्थि है या पुरुष की अस्थि है। दूसरा, ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। कौन हुए? चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए आज से 2000 साल पहले। ये भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता, उनकी किताब का क्या नाम था? ये इंपॉर्टेंट है, चरक संहिता। कई बार पूछा गया है पीसीएस में भी और आईएएस में भी कि चरक संहिता किसने लिखी? चरक ने। और वो किसके बारे में बताया गया है? हमारे शरीर विज्ञान के बारे में चरक संहिता में बताया गया है। तो उन्होंने कहा था 360 हड्डियां होती हैं शरीर में, लेकिन आधुनिक विज्ञान बताता है 206 हड्डियां है। तो चरक ने हो सकता है उस समय दांत भी हड्डियों में गिने हो, जोड़ भी हड्डियों में गिने हो और कार्टिलेज भी हड्डियों में गिने हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे, वो क्या काम करते थे। सबसे पहले हम देखिए, ये सारी की सारी स्टडी कर रहे हैं किससे? शवों से, कब्रों से, उनके दफनाने के तरीकों से पुरातत्वविद ये सारी स्टडी कर रहे हैं। क्या है? इनाम गांव में पुरातत्वविदों को क्या मिला है? गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी चीजें इनमें से मिली है और कौन कौन सी चीजें इसमें नहीं मिली है। ये मेमोराइज करना होगा आपको। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा लगता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। हड्डियों पर कटिंग के निशान हैं।
गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां पाई गई। ये हड्डियां इन्हें पाई गई हैं। तो ये लोग क्या खाते थे, क्या उपजाते थे, क्या उपजाते थे ये लोग? गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल। ये लोग पशुपालन करते थे, ये मांस भी खाते थे और ये पशुपालन भी करते। कौन कौन से पशुओं को ये पालते थे? गाय, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, ये सब जितने हैं ये कैसे पता चला? उनकी हड्डियां मिली हैं। मछलियों की भी हड्डियां मिली है। ऐसा अक्षय मिला है कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरिया भी ये इकट्ठे करते थे, ये इनको एकत्रित करते थे। यानी कि ये जंगलों से इन्हें लाते होंगे फलों को, कंदमूलों को। ठीक, तो आगे हम देखते हैं। इस चैप्टर में मैं साथ साथ में आपको यही बता रहा हूं कि क्या आपको आ सकता है, यूपीएससी में कहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हम साथ साथ देख रहे हैं। तो इन्होंने कहा, अच्छा एक अन्यत्र में लिखा है, वो चैप्टर तो आपको समाप्त हो गया कि कब्रें क्या कहती हैं। अब एनसीईआरटी में चूंकि इंफॉर्मेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा दी होती है तो और इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप देख लीजिए क्या है कि यहाँ पर एक बात है, चीन की है, ये लगभग 3500 साल पहली बात है। एक लेखन का सबसे पुराना उदाहरण मिला है। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था, इसे भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है। अब भविष्यवाणी कैसे करते थे भाई? देखो ये क्या करते थे, हड्डियों पे लिखते थे, हड्डियों पर लिखे और उसे आग में रख दिया और चटकने के आधार पर, जब हड्डियां चटकती थी उनमें दरारें पड़ती थी, उसके आधार पर ये भविष्यवाणी इनकी कुछ करते होंगे। देख लो इसमें क्या लिखा है। क्योंकि यह मान्यता था कि ये भविष्य बताती है, राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध में जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटककर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रहे होंगे कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते होंगे, बिल्कुल गलती करते होंगे। ये है वो, ये इस टाइप से, ये देखो चटकन आ रही है, ये इस टाइप से ये चटकन आ रही है। तो क्या चीजें कटी भाई? ये कट गया, ऐसा होता होगा कि हाँ भाई ये कट गया, अब इसका मतलब ये युद्ध हम नहीं जीतेंगे। हाँ, युद्ध पे कटिंग आ गई तो इसका मतलब हम नहीं जीतेंगे। तो इस टाइप से ये अंदाजा लगाते होंगे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, इन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी। इनमें बड़े बड़े नक्काशी हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ठीक है, ये चीन के बारे में बताया गया। ऋग्वेद में राजाओं राजाओं के बीच कोई फर्क बताओ? हाँ बिल्कुल, ऋग्वेद के राजा क्या होते थे? ऋग्वेद के राजा तो बिल्कुल सिंपल होते थे, ना उनके पास धन होता था, ना उनके पास राजमहल होते थे। वो तो योद्धा होते थे, कुशल योद्धा, यानी कि सरदार टाइप से। उनका तो चयन होता था, उनके तो उन्हें तो ये भी अधिकार नहीं थे कि वे अपने पुत्र को राजा घोषित कर दे। सभा और सभा समिति उनका चयन करती थी, जो आम लोग थे। तो ये लोग तो, ये राजा तो थोड़े से अलग हैं। अब आपने क्या है, इसमें थोड़ी सी तिथियां याद कर ले, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो एक ये तिथि, एक क्वेश्चन है, मिलान करें। सूक्त का मिलान चलो कर ही देते हैं। सूक्त क्या था? अच्छी तरह से बोला गया। रथ क्या था? युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ क्या था? एक अनुष्ठान था। दास क्या थे? गुलाम थे। महापाषाण क्या थे? सजाए हुए पत्थर थे। ठीक है, ये तिथियां आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ? 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषक कब निवास करते थे? 3600 से 2700 साल पहले। ठीक, और एक है चरक ने चरक संहिता कब लिखी थी? 2000 साल पहले। तो ये आपको हो गया। तो आपने देखा, आपने क्या देखा? आपने देखा कि भाई हमने क्या क्या किया? कब्रें देखी। कब्रें देखी किसने? पुरातत्वविदों ने। पुरातत्वविद, पुरातत्वविद जब कब्रें देखते हैं तो वो क्या करते हैं? देखते हैं कि इनमें किसका प्रयोग हुआ है? महापाषाणों का। ये आइडेंटिफाई करते थे महापाषाण की यहां पर कब्र है। इन महापाषाणों को देखकर आइडेंटिफाई किया जाता था कब्रों के लिए। फिर उन्होंने क्या किया? कब्रों को खंगाला। कब्रें किस प्रकार, वे किस प्रकार कब्रें बनाते थे? आपने ये देखा कि वे किस प्रकार की कब्रें यूज करते थे। जैसे एक उदाहरण सिस्ट है ना, आपने एक उदाहरण सिस्ट का देखा। सिस्ट को आपने चित्र में देखा कि आपने एक कब्र है और इसके
जो है एक होल है यहाँ पर, इसको पिट होल बोलते थे, और इसके चारों ओर पत्थर, गोल गोल पत्थर लगे हुए हैं। ये गोल गोल पत्थर लगे हैं किसके, इसके चारों ओर, और ये एक प्रहरी की तरह काम करते हैं, शांत अपने पहरा सा देते हैं इनके चारों तरफ। तो इन्होंने ये देखा, फिर देखा कि भाई यहाँ पर कुछ चीजें इन्होंने साथ साथ में दफनाई गई है, तो इन्होंने कहा सामाजिक समानताएं क्या थी, सामाजिक समानताएं। एक इनाम गांव में आपने देखा क्या कि एक सरदार का शव था, आपने देखा शव पूरे परिवार के भी देखे गए एक ही साथ में, और उसमें पिठोल का यूज होता था। तो इस प्रकार से आपने महापाषाणकालीन यानी कि मेगालिथ की जो संस्कृति है उसके बारे में अध्ययन किया। अब नेक्स्ट है चैप्टर 5। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर 5। और आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी पार्ट 1 को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इससे मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 2 को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, हमारा हौसला बढ़ाते रहे, और मैं आपके लिए यूपीएससी और स्टेट एग्जाम की जो तैयारी शुरू की है जिन्होंने या रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा से उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नया लाता रहूंगा, जो उनके एग्जाम में उन्हें बहुत बेनिफिशियल होगा। धन्यवाद, थैंक यू।